बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा वीक नंबर 13 और इसी मुनासबत से हमारा लेक्चर नंबर भी 13 है। हम अपने सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिसका नाम बैलेंस स्कोर कार्ड और परफॉर्मेंस एनालिसिस, या आप इसको वेरिएंस एनालिसिस का नाम दे सकते हैं। लेक्चर नंबर 13A, आज के लेक्चर को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है कि जिसमें फ़र्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट को हम स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड बैलेंस स्कोर कार्ड बेसिक वेरिएंस एनालिसिस की लॉजिक को, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डिस्कस करेंगे और वो तमाम कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स या कॉन्सेप्चुअल इश्यूज़ के जिनका स्टूडेंट के लिए समझना ज़रूरी है, इनको डिस्कस करेंगे। और फिर इंशाल्लाह इसके बाद हम पार्ट बी में इसके न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करेंगे कि जितने भी कंटेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं यानी मटेरियल, लेबर, एफओएच, फिक्स्ड एफओएच, उनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है और इनका जो फ़र्क होगा वो कंपनी की परफॉर्मेंस पे या कॉस्ट एक्यूमुलेशन पे किस तरह से असरअंदाज होता है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं हम आज के जितने भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं या स्टडी ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं, इनको देखते हैं क्या क्या हैं। हमारे आज के लेक्चर 13A पार्ट का पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ स्टैंडर्ड एंड ए बजट, यानी हम ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड या एक बजट के अंदर क्या डिफरेंस होती है। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 11 के अंदर बजटिंग के तमाम इश्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वजह से वहाँ से जितनी भी कैलकुलेशन, जितनी भी फिगर्स हमारे सामने आती हैं उसको इसमें देखेंगे। हमारा आज का दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, कि स्टैंडर्ड कॉस्ट के एडवांटेजेस क्या होते हैं। यानी जब हम किसी एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट को जस्टिफाई करते हैं, तय करते हैं, तो हमें इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। नंबर 3, डिस्क्राइब हाउ कंपनीज सेट स्टैंडर्ड्स, यानी जिन चीज़ों को हम स्टैंडर्ड कॉस्ट का नाम देते हैं इनको सेट कैसे किया जाता है, इस चीज़ की वजाहत की जाएगी। हमारा आज का फोर्थ लर्निंग ऑब्जेक्टिव है स्टेट द फार्मूला फॉर डिटर्मिनिंग डायरेक्ट मटेरियल्स एंड डायरेक्ट लेबर वेरिएंसेस, क्योंकि ये एक ऐसी कॉस्ट है कि जिसको डायरेक्टली एट्रीब्यूट किया जा सकता है तमाम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में, और चूँकि इसके वकूफ़ पज़ीर होने के बगैर कोई भी एक्टिविटी मुकम्मल नहीं हो सकती, तो हम इन दो चीज़ों के जो प्राइस और क्वांटिटी वेरिएंसेस हैं उसको डिस्कस करेंगे। हमारा आज का पांचवा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है स्टेट द फार्मूला फॉर डिटर्मिनिंग द टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएंस। इसी तरह हमारा आज का छठा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा डिस्कस द रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंसेस, यानी जब हम तमाम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच एंड फिक्स्ड एफओएच के वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लेंगे तो उनको किस तरह से एक स्टेटमेंट के अंदर समोने की या प्रेजेंट करने की ज़रूरत होती है, इसके लिए रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्या होगा, इसकी हम वजाहत करेंगे। इसी तरह हमारा सातवां लर्निंग ऑब्जेक्टिव है प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट अंडर अ स्टैंडर्ड कास्टिंग सिस्टम, यानी इसी निज़ाम के तहत हम एक इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे और इस चीज़ में रिपोर्ट करेंगे कि जितने भी वेरिएंसेस हमने कैलकुलेट किए हैं उनके असरात क्या हो सकते हैं, यानी वो हमारी टोटल कॉस्ट को एडवर्सली इफ़ेक्ट करते हैं या पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करते हैं। और हमारा आज का आखिरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा डिस्क्राइब द बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच टू परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, यानी जब हम किसी भी इदारे की, किसी भी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं तो हम एक बैलेंस्ड स्कोर कार्ड प्रिपेयर करते हैं कि जिसके अंदर तमाम नेसेसरी एलिमेंट्स को, नेसेसरी इंफॉर्मेशन को मेंटेन किया जाता है। तो हम इसकी वजाहत करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं हम आज के अपने पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ कि जिसके अंदर तमाम चीज़ों को देखेंगे। ये हमारा आज के लेक्चर का प्रीव्यू है कि जिसके अंदर हमने स्टैंडर्ड्स की बात करनी है,
सेटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे किए जाते हैं, एंड देन फिर ये देखेंगे एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग वेरिएंसेस फ्रॉम स्टैंडर्ड्स। जब स्टैंडर्ड्स तय कर लिए जाते हैं तो उन स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल मैये के साथ जब आप कंपेयर करते हैं तो आपके सामने कुछ वेरिएंसेस आते हैं। इन वेरिएंसेस में से कुछ वेरिएंस आपके सामने पॉजिटिव होते हैं या एडवांटेजियस होते हैं, जबकि कुछ वेरिएंसेस ऐसे होते हैं जो एडवांटेजियस होते हैं या एडवर्सली इफ़ेक्ट करते हैं, यानी बिज़नेस को अच्छे तरीके से वो उनकी खामियों की निशानदही करते हैं। तो फिर हमें ऐसे कंट्रोल्स का इसको अप्लाई करने की ज़रूरत होती है कि जिसकी वजह से उन तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके जो बिज़नेस की कमी का बायस, डिक्लाइन का बायस या कॉस्ट को इंक्रीज़ करने का बायस बनते हैं। और आखिर पे हम बैलेंस स्कोर कार्ड की बात करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट हम ये देखते हैं द नीड फॉर स्टैंडर्ड्स, कि स्टैंडर्ड सेट करने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, और हमें यह समझने की ज़रूरत है कि स्टैंडर्ड्स क्या हैं या बजट क्या है। डेफिनेटली बजटिंग के अंदर हम ये एस्टिमेट कर चुके हैं कि बजट एक ऐसे फाइनेंशियल या मॉनिटरी एनालिसिस या एस्टिमेट्स होते हैं कि जिनको पास्ट एक्टिविटी की बुनियाद पे सेट किया जाता है, और ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि आने वाले टाइम के अंदर भी आपकी जो कॉस्टिंग है या स्पेसिफिक एक्टिविटी है वो एक ख़ास लेवल पे वकूफ़ पज़ीर होगी। बोथ स्टैंडर्ड्स एंड बजट्स आर प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट, यानी दोनों ही, यानी स्टैंडर्ड्स भी और बजट्स भी कॉस्ट को वक्त से पहले ही मालूम कर लेते हैं, उनका एक अंदाज़ा लगा लेते हैं। एंड बोथ कंट्रीब्यूट टू द मैनेजमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल, और दोनों का ही रोल मैनेजमेंट की प्लानिंग और कॉस्ट या एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में बड़ा ही इफ़ेक्टिव माना जाता है। देयर इज़ अ डिफरेंस, जबकि इसके दरमियान कुछ फ़र्क भी हैं, और वो फ़र्क क्या है। अ स्टैंडर्ड इज़ अ यूनिट अमाउंट, यानी स्टैंडर्ड हम कह सकते हैं एक ऐसी एक्टिविटी जिसको यूनिट बेस पे अप्लाई किया जाता है, जबकि अ बजट इज़ ए टोटल अमाउंट, जबकि बजट जो है ये एक टोटल अमाउंट है। डे स्टूडेंट्स, दोनों में ये फ़र्क बुनियादी तौर पे जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया इसको समझिएगा और उसको याद रखिएगा कि जो एक स्टैंडर्ड फिगर होती है ये हमेशा एक यूनिट वाइज या एक पर यूनिट एक्टिविटी के तौर पे ऐड की जाती है, या हम इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी वेरिएंस एनालिसिस के अंदर। जबकि अ बजट इज़ टोटल अमाउंट, इसके अंदर यूनिट वाइज चीज़ को यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता या किसी फ़िगर को हम इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जो किसी एस्टिमेट की टोटल फ़िगर होती है उसको बेस बनाया जाता है और उसकी बुनियाद पे ही कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं। इसी चीज़ को मज़ीद तफसील से बयान करते हैं द नीड फॉर स्टैंडर्ड्स, एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी अगर हम एक स्टैंडर्ड कॉस्ट को सेट करते हैं कि जिसको हम एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर करके अपने वेरिएंस एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, इसके इस्तेमालात क्या हैं और अदारे इसके एडवांटेजेस कैसे हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, फैसिलिटेट मैनेजमेंट प्लानिंग, यानी ये जितने भी स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं ये मैनेजमेंट की सपोर्ट करते हैं, उसकी मदद करते हैं ताकि वो फ्यूचर एक्टिविटीज़ को या फ्यूचर कॉस्ट को प्लान कर सकें। नंबर 2, प्रोमोट ग्रेटर इकोनॉमी बाय मेकिंग एम्प्लॉइज़ मोर कॉस्ट कॉन्शियस, यानी जब आप कॉस्ट को इफ़ेक्टिवली मैनेज करते हैं, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और स्पेसिफिक मेजर्स अप्लाई करने के बाद उनके स्टैंडर्ड सेट करते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि हम अपनी इकोनॉमी को यानी इंडिविजुअल लेवल पे, फर्म लेवल पे अपनी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम कॉस्ट को कंट्रोल कर लेंगे तो एफिशिएंसी को प्रमोट किया जा सकता है। नंबर 3, यूज़फुल इन सेटिंग सेलिंग प्राइसेस, जब हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे तो हमें कॉस्ट को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, और जब तक किसी चीज़ की जो कि हम बनाते हैं यानी बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं उनकी कॉस्ट जस्टिफाई की जाती है, जब तक किसी यूनिट प्रोड्यूस की कॉस्ट जस्टिफाई ना हो जाए उस वक्त तक हम उसकी सेल प्राइस को सेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है हमारी मदद करती है कि हम अपनी एक्टिविटी की सेलिंग प्राइस को सेट कर सकें। नंबर 4, कंट्रीब्यूट टू मैनेजमेंट कंट्रोल बाय प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर एवेल्यूएशन ऑफ कॉस्ट कंट्रोल,
यानी हम कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए ऐसे मेजर्स डिसाइड करते हैं। एक्चुअल और स्टैंडर्ड मेजर्स को हम जब कंपेयर करते हैं तो हमें उन एरियाज़ की निशानदही करने में मदद मिलती है कि जो हमारे लिए एडवर्स होते हैं, तो वहाँ पे कंट्रोल्स टाइट करने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। जबकि कुछ ऐसी चीज़ें कि जो हमारे फ़ायदे में हों, यानी ऐसे वेरिएंसेस जो एडवांटेजियस हों, तो वहाँ पे फिर हम उस तमाम एक्टिविटीज़ को एज़ इट इज़ चलने देते हैं। नंबर 5, एक्सेप्ट रिपोर्ट, यानी यूज़फुल इन हाईलाइटिंग वेरिएंसेस इन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। यानी जब हम तमाम वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर हम उनकी वजाहत करते हैं, मैनेजमेंट के सामने इसको एक्सप्लेन करते हैं। यानी इस रिपोर्ट की मदद से हम इस काबिल हो जाते हैं कि उन तमाम चीज़ों को हाईलाइट कर सकें जो कि मैनेजमेंट के लिए कंसिडर करने की ज़रूरत है। यानी वो तमाम एरियाज़ के जहाँ पे हमें डिक्लाइन का सामना है या कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, एक्टिविटी कम है, तो उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी और मैनेजमेंट को इन तमाम चीज़ों को हाईलाइट करने में मदद मिलती है। बेसिकली स्टैंडर्ड ही आपके पास एक ऐसी मेजर होती है जो कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट के सही होने या उसके डिसएडवांटेजेस होने का फ़ैसला करती है। इसी तरह से हमारे पास लास्ट एडवांटेज है सिंप्लीफाई कॉस्टिंग ऑफ इन्वेंट्रीज़ एंड रिड्यूस क्लैरिकल कॉस्ट। यानी हमें इन तमाम चीज़ों की सिंप्लीफिकेशन और स्पेसिफिकेशन वाज़े करने में मदद मिलती है कि जो चीज़ें हमने बनाई हैं उसमें आज तक कितनी कॉस्ट एब्जॉर्ब हो चुकी है और कितनी कॉस्ट उसमें शामिल करनी चाहिए, और उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमें क्लैरिकल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है, और डेफिनेटली उन क्लैरिकल एक्टिविटीज़ की एक कॉस्ट भी पे की जाती है, तो उसको कम करने में या उसको कंट्रोल करने में मदद मिलती है। चूँकि आजकल ऑटोमेशन प्रोसेसेस हो रहे हैं, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं कि जिनकी मदद से आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सेटिंग स्टैंडर्ड्स कॉस्ट रिक्वायर इनपुट फ्रॉम ऑल पर्सनस। यानी स्टैंडर्ड सेट करने के लिए हमें उन तमाम अशख़ास, वो इन तमाम इनफरादी डेजिग्नेशंस जो कि एक इंडस्ट्री के अंदर या मैनेजमेंट लेवल पे काम कर रही होती हैं, उनसे ज़रूरत होती है हु हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ॉर कॉस्ट एंड क्वांटिटीज़, कि जिनके ज़िम्मे ये ज़िम्मे होती है एक्टिविटीज़ कि वो चीज़ों की कॉस्ट को क्लियर करेंगी और क्वांटिटीज़ को जस्टिफाई करेंगी। स्टैंडर्ड्स शुड चेंज व्हेन एवर मैनेजर डिटरमिन दैट। यानी उसी वक्त स्टैंडर्ड चेंज हो जाएंगे जब भी कोई मैनेजर नई एक्टिविटी के मेजर जो है वो डिसाइड करता है दैट द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड इज़ नॉट ए गुड मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। यानी हम ये देखते हैं अगर हमारे पास मोर एक्यूरेट मेजर्स या मोर एक्यूरेट स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हों तो पहले से इस्तेमाल शुदा स्टैंडर्ड्स को डिलीट कर दिया जाता है, और जो न्यू इम्प्रूव्ड मेजर्स स्टैंडर्ड्स के लिए आपके पास अवेलेबल होती हैं उनको इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली इन तमाम चीज़ों के पीछे लॉजिक यही होती है कि इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज़ अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं और इन तमाम तरीक़ों को, इन तमाम मेजर्स को अडॉप्ट करते हैं कि जिनकी मदद से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ किया जाए, क्वांटिटी प्रोड्यूस को मैक्सिमाइज़ किया जाए, जबकि कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया जाए। आइडियल वर्सेस नॉर्मल स्टैंडर्ड्स, यानी ये कॉन्सेप्ट कि आइडियल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं या रूटीन में इस्तेमाल होने वाले स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। जैसा कि हमने पहले वजाहत कर दी कि स्टैंडर्ड्स वो मेजर्स होती हैं कि जो किसी की एक्टिविटी के सही होने या उसके आउट ऑफ कंट्रोल होने का फ़ैसला करते हैं। ये ऐसी एक आपके पास नॉर्मल, आइडियल या मतलब एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स होते हैं कि जिनकी मदद से हम अपनी एक्टिविटीज़ के लेवल का, उसकी परफॉर्मेंस का, उसकी कैपेबिलिटी के मतलब डिसाइड करते हैं। कंपनी सेट स्टैंडर्ड्स एट वन ऑफ टू लेवल्स। कंपनीज तकरीबन 2 लेवल्स पे अपने स्टैंडर्ड सेट करती है कि जिनकी बुनियाद पे हम अपनी एक्टिविटीज़ या अपनी ऑपरेशंस के मतलब डिसाइड करते हैं। आइडियल स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट ऑप्टिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। आइडियल स्टैंडर्ड्स वो तमाम स्टैंडर्ड्स या एक्टिविटी लेवल होते हैं, वो ऑप्टिमम लेवल्स होते हैं जो हमारे परफॉर्मेंस को डिसाइड करते हैं कि इसको इस लेवल पे होना चाहिए अंडर परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशंस।
लेकिन शर्त ये होगी कि उस वक्त जो ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं जो कि अपने आइडियल लेवल पे होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, लाजमी हैं। नंबर 2, नॉर्मल स्टैंडर्ड्स। जैसा कि इसकी कोटेशन या इसकी जो हेडिंग उससे ज़ाहिर है कि नॉर्मल स्टैंडर्ड्स वो रूटीन में इस्तेमाल होने वाले स्टैंडर्ड्स होते हैं कि जिनको कंपैरेटिव पर्पसेस के लिए यानी ऑपरेटिंग एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर किया जाता है और फैसला किया जाता है कि हमारी एक्टिविटीज़ का परफॉर्मेंस लेवल क्या है। रिप्रेजेंट एफिशिएंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ये जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स होते हैं ये एफिशिएंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंसेस की वजाहत करते हैं दैट आर अटेनेबल, जो कि इस काबिल होते हैं कि जिसको रूटीन एक्टिविटीज़ के साथ अटेन किया जाए अंडर एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग कंडीशंस। लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशंस को एक्सपेक्ट किया जा सकता है आइडियली, या हकीकत में हमें ऐसे हालात का सामना नहीं होता। मसलन जब हम एक नॉर्मल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो फिर हमारे पास नॉर्मल ऑपरेटिंग कैपेबिलिटीज़ या नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस का मौजूद होना भी ज़रूरी है। अगर हमारे पास हालात अच्छे नहीं हैं तो फिर हम वहाँ पे नॉर्मल स्टैंडर्ड्स की बात नहीं कर सकते, बल्कि उन तमाम स्टैंडर्ड मेजर्स को मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है जैसा कि हमारे पास कंडीशन मौजूद हो। प्रॉपरली सेट नॉर्मल स्टैंडर्ड शुड बी रिगोरस बट अटेनेबल। और यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि नॉर्मल स्टैंडर्ड जो हैं ये मुश्किल ज़रूर होते हैं लेकिन ये अटेनेबल होते हैं। यानी तमाम इंडस्ट्रीज़, तमाम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या तमाम ऐसे लोग जो अपनी कॉस्टिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि वे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तरतीब दें, ऐसी ऑपरेटिंग कंडीशंस को अपने सामने रखें कि जिसमें नॉर्मल स्टैंडर्ड को लाजमी तौर पे अटेन किया जा सके। अब केस स्टडी यानी इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कि जब स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, चूँकि स्टैंडर्ड्स का मौजूद होना वेरिएंस एनालिसिस के लिए बड़ा ही लाजमी तसव्वुर किया जाता है, तो इस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट। यानी जब हम किसी ख़ास प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो हमें उसके लिए कॉस्ट के स्टैंडर्ड्स सेट करने की ज़रूरत होती है। इट इज़ नेसेसरी टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर ईच मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एलिमेंट। तो ये ज़रूरी होगा कि हमारे पास जितने भी कॉस्टिंग एलिमेंट्स मौजूद हैं उन तमाम के लिए कॉस्ट के स्टैंडर्ड तरतीब दिए जाएं। यानी हमारे पास एक्टिविटी लेवल का स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट होनी चाहिए, स्टैंडर्ड आर्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड मटेरियल पर यूनिट होना चाहिए। यानी इन तमाम मेजर्स की ज़रूरत होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें डायरेक्ट मटेरियल्स के स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत होती है, डायरेक्ट लेबर के स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत होती है, और इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के दो एलिमेंट होते हैं, यानी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो उन तमाम चीज़ों को भी परफॉर्म करने के लिए, एक ख़ास लेवल तक रखने के लिए हमें इनके भी स्टैंडर्ड चाहिए होते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर ईच एलिमेंट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड प्राइस टू बी पेड। इनको डिराइव कहाँ से किया जाता है? उस प्राइस से कि जिसको हमने अदा करना होता है। एंड द स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू बी यूज्ड, या जिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम बेस बनाते हुए किसी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं या किसी बेस लेवल एक्टिविटी की कॉस्ट जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी इन स्टैंडर्ड्स को आप जस्ट लाइक बजटिंग भी कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड्स हमेशा पास्ट एक्टिविटी की बुनियाद पे सेट होते हैं। यानी माजी में हमने जो प्रोडक्शन की हो उसमें जो रेट्स लिए हों, उसमें जो आर्स लिए हों, उसमें जो मटेरियल कंज्यूम किया हो, या हमारे पास जितने एस्टिमेट्स नेसेसरी होते हैं फॉर द बजटिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, वो पास्ट एक्टिविटीज़ की बुनियाद पे डिसाइडेड हों और उनको आज की यानी एक्चुअल जो आपके पास मेजर्स होती हैं या आपके पास ऑपरेटिंग टूल्स होते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करने से जो फिगर्स आएंगी उससे कैलकुलेट किया जा सकता है। Analyzing and reporting variances from standards. One of the major management issue of standard cost is to identify the variances from standards. अब यहाँ पे हम इस अमल की वजाहत करते हैं कि जब हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो उसको स्टैंडर्ड को सेट किस लिए किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ या मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स जो हैं
इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो अमूमी तौर पे जो हमारे वेरिएंसेस होते हैं, यानी हमारी एक्चुअल कॉस्ट या हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो फ़र्क होता है, उसको वाज़े करने के लिए, उसको प्रोमिनेंट करने के लिए या उसकी वजाहत के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। वेरिएंसेस आर द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्चुअल कॉस्ट एंड टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब हम यहाँ पे इसकी वजाहत भी करेंगे कि वेरिएंस क्या होता है। बेसिकली वेरिएंस एक्चुअल टोटल कॉस्ट या एक्चुअल या स्टैंडर्ड टोटल कॉस्ट का डिफरेंस होता है। अमूमी तौर पे इसके अंदर हम एक्टिविटी लेवल को सेम ले लेते हैं, लेकिन आगे जाके हम इसकी फार्मूलों की वन बाय वन वजाहत करेंगे कि अगर मटेरियल हो, लेबर हो या वेरिएबल एफओएच हो तो उसके अंदर कौन कौन से वेरिएंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं। अमूमी तौर पे ये जो डिफरेंस होता है वेरिएंसेस का, ये एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट का डिफरेंस होता है। व्हेन एक्चुअल कॉस्ट एक्सीड स्टैंडर्ड कॉस्ट, अब हम इस चीज़ की वजाहत भी कर देते हैं कि जब एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से बढ़ जाती है तो हम ये कह सकते हैं द वेरिएंस इज़ अनफेवरेबल। चूँकि इस अमल में ये होगा कि स्टैंडर्ड की बुनियाद पे हमें एक एस्टीमेट होता है कि इस एक्टिविटी की कॉस्ट इस लेवल पे होनी चाहिए, लेकिन अगर उससे बढ़ जाती है तो ये इस चीज़ की अलामत है कि हमने ऑपरेशंस को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल नहीं किया, हमारी कॉस्ट बढ़ गई है। तो इस वजह से अगर एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड से बढ़ती है तो हम इसको अनफेवरेबल वेरिएंस का नाम दे सकते हैं। इसी तरह व्हेन एक्चुअल कॉस्ट आर लेस दैन स्टैंडर्ड कॉस्ट, अगर एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम हो द वेरिएंस इज़ फेवरेबल। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो इस एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड सेट किए थे, हमने उस स्टैंडर्ड के अंदर रहते हुए अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्चुअल कॉस्ट कम आई है, तो हम इसको फेवरेबल वेरिएंस का नाम दे सकते हैं। टू इंटरप्रेट प्रॉपरली द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएंस, अगर हम इस चीज़ की एक तरतीब के साथ वजाहत करना चाहें, यू मस्ट एनालाइज इट टू डिटर्मिन द अंडरलाइंग फैक्टर्स, तो आपके लिए ज़रूरी है कि वो तमाम फैक्टर्स को समझें कि जो इस वेरिएंस की बुनियाद बन सकते हैं। मसलन एनालाइजिंग वेरिएंसेस बिगिन्स बाय डिटर्मिनिंग द कॉस्ट एलिमेंट्स दैट कंप्राइज द वेरिएंसेस, हमें उन तमाम कॉस्ट एलिमेंट्स को समझने की ज़रूरत है जो कि वेरिएंस एनालिसिस की बेस बनते हैं। जैसा कि मैं पहले ही वजाहत कर चुका हूँ कि इसके लिए डायरेक्ट मटेरियल की ज़रूरत होती है, डायरेक्ट लेबर मेजर्स की ज़रूरत होती है, और इस तरह से अगर हम वेरिएंसेस फॉर एफर्ट्स मालूम करते हैं तो हमारे पास वेरिएबल एक्टिविटी के वेरिएंसेस भी होने चाहिए, मेजर्स होनी चाहिए, और इस तरह से फिक्स एफर्ट्स की जो एक्यूरेट फिगर्स है हमारे पास मौजूद हों, तो फिर ही हम इसका कंपैरिजन या मुआवजा कर सकते हैं। काजेज़ ऑफ मटेरियल वेरिएंसेस, अब हम चूँकि मैंने पहले वजाहत कर दी है कि जब हम वेरिएंसेस को देखते हैं तो इसको 3 एलिमेंट पे देखते हैं या 3 लेवल पे देखते हैं, तो मटेरियल वेरिएंसेस को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, जिसको हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का नाम देते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसके अंदर आप प्राइस को चेंज करते हैं, जबकि लेवल ऑफ एक्टिविटी को एक्चुअल लेवल पे रखते हुए दोनों में कॉमन ले लिया जाता है और स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट का कंपैरिजन कर लिया जाता है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्राइस पेड फॉर रॉ मटेरियल इंक्लूड द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वांटिटी, इसमें कुछ और फैक्टर्स भी शामिल होंगे, जैसे कि किसी चीज़ की मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी हो, एंड कैश डिस्काउंट, द क्वालिटी ऑफ मटेरियल, इसी तरह हम एक क्वालिटी ऑफ मटेरियल को भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर का दर्जा देते हैं, एंड द डिलीवरी मेथड यूज़, कैसे वो चीज़ें आप तक पहुंचती हैं, एफिशिएंट मीन से पहुंचती हैं, टाइमली पहुंच जाती हैं या लेट हो जाती हैं, इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना होगा। यानी प्राइस वेरिएंसेस के लिए उस वक्त प्राइस चेंज हो जाती है जब ये तमाम अंडरलाइंग फैक्टर जो हैं इसके अंदर कोई चेंज आती है या वेरिएशन आती है। टू द एक्सटेंट दैट दीज फैक्टर्स आर कंसिडर्ड इन सेटिंग प्राइस स्टैंडर्ड्स, और इन्हीं पे फैक्टर्स को अगर ख़ास लेवल तक कंट्रोल कर लिया जाए तो फिर ये चीज़ों की जो प्राइस स्टैंडर्ड्स हैं उसको सेट करने में या कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं। द परचेजिंग डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल, और इन तमाम फैक्टर्स को रेगुलेट करने का ज़िम्मेदार परचेज डिपार्टमेंट होता है। इसी तरह दूसरा वेरिएंस जो कि मटेरियल में कैलकुलेट किया जाता है, इसको हम क्वांटिटी वेरिएंस का नाम देते हैं। इफ़ द वेरिएंस इज़ ड्यू टू इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स,
अगर आपके पास ऐसे वर्कर मौजूद हैं कि जिनका काम करने का तजर्बा नहीं है तो वो टाइम को ज़ाया करेंगे, इसी तरह वो मटेरियल को भी ज़ाया करते हैं, तो उस वक्त ये चीज़ जो है आपके लिए अनफेवरेबल हो जाती है। इसी तरह फॉल्टी मशीनरी, अगर आपके पास मशीनरी ठीक ना हो, वो भी वजह क्वांटिटी वेरिएंस की वजह हो सकती है, यानी क्वांटिटी ज़ाया हो सकती है या ज़्यादा इस्तेमाल हो सकती है। और केयरलेसनेस या लापरवाही से भी नुकसानात होते हैं, आपका रॉ मटेरियल ज़ाया हो सकता है। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल, जबकि क्वांटिटी वेरिएंसेस के लिए जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको आप अहम या रिस्पॉन्सिबल गर्दानते हैं। काजेज़ ऑफ लेबर वेरिएंसेस, इसी तरह हम लेबर के वेरिएंसेस की बात करते हैं। लेबर के वेरिएंसेस को भी दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है कि जिसमें लेबर प्राइस वेरिएंस या लेबर रेट वेरिएंस का नाम भी इसे दिया जाता है, और इसी तरह दूसरा लेबर क्वांटिटी वेरिएंस या लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का नाम दिया जाता है। जैसा कि मैं पहले बात कर चुका हूँ कि जब हम प्राइस वेरिएंस की बात करते हैं तो इसके अंदर स्टैंडर्ड प्राइस पर आर या एक्चुअल प्राइस पर आर को कंपेयर कर लिया जाता है, जबकि एक्टिविटी लेवल में जो हमने एक्चुअल आर्स वर्क किया होता है उसी चीज़ को हम बेस बनाते हैं। यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम टू फैक्टर्स, अमूमी तौर पे लेबर प्राइस वेरिएंस दो चीज़ों के अंदर तब्दीली की वजह बनती है। पेइंग वर्कर डिफरेंट वेजेस दैन एक्सपेक्टेड, यानी अपने वर्कर को उन तमाम जिसको हम पहले से एस्टिमेट कर चुके होते हैं रेट्स, उससे हट के अदायगियाँ कर दी जाएँ। नंबर टू, मिस एलोकेशन ऑफ वर्कर, वर्कर्स की जो तकसीम होती है, एलोकेशन ऑफ वर्क हो वो गलत कर दी जाए तो इसकी वजह से भी हमारी कॉस्ट में इजाफा हो सकता है। द मैनेजर हु ऑथोराइज द वेज इंक्रीज़ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर वेजेस, वो शख्स या वो मैनेजर जो कि ज़िम्मेदार होता है वेजेस के अंदर इंक्रीज़ करने का, उसी को हम रिस्पॉन्सिबल करार देते हैं कि अगर आपकी लेबर कॉस्ट के अंदर इजाफा हो जाए। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जनरली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबर प्राइस वेरिएंसेस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अमूमी तौर पे इसका ज़िम्मेदार गर्दाना जाता है अगर आपकी लेबर प्राइस के अंदर इजाफा होता है। रिजल्टिंग फ्रॉम मिस एलोकेशन ऑफ वर्कर, सारी सी बात है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता होता है कि हमारे पास कितने वर्कर मौजूद हैं और वो कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनकी स्किल लेवल, उनकी कैपेबिलिटी, वर्किंग एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए ही हम डिसाइड करते हैं, उनके वर्क एलोकेट करते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी उन्हें परफॉर्म करनी है। इसी तरह दूसरी मैयर जो लेबर क्वांटिटी वेरिएंस कहलाती है, इसको लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का नाम भी दिया जा सकता है, रिलेट्स टू द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, इसका ताल्लुक होता है कि जितने भी वर्कर काम कर रहे हों वो कितने इफ़ेक्टिव हैं, कितनी जल्दी से और कितने अच्छे तरीके से काम कर लेते हैं। द काजेज़ ऑफ क्वांटिटी वेरिएंस जनरली कैन बी ट्रेस्ड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और अमूमी तौर पे क्वांटिटी वेरिएंसेस का ज़िम्मेदार जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसी को ही माना जाता है। नंबर थर्ड एलिमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएंसेस, जैसा कि हमने शुरू में बात की कि जितने भी वेरिएंसेस होते हैं उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चर ओवरहेड की हम बात करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएंसेस इन्वॉल्व, इसमें तीन किस्म के वेरिएंस होते हैं, टोटल ओवरहेड वेरिएंस, ओवरहेड कंट्रोलेबल वेरिएंस एंड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, यानी इसके तहत जो वेरिएंसेस कैलकुलेट होते हैं इनको हम तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट आर अप्लाइड टू वर्क इन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर द वर्क डन, यानी जब हम किसी ख़ास एक्टिविटी की स्टैंडर्ड कॉस्ट मालूम करना चाहते हैं तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड पड़े होते हैं उन्हीं की बुनियाद पे हम कॉस्ट को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड मेजर्स पहले से मौजूद हो, और फिर जब हम उसकी एक्चुअल कॉस्ट मालूम कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमने जो बेंचमार्किंग लेवल सेट किया था क्या अपनी एक्टिविटीज़ को उसके तहत कंट्रोल कर लिया है या उसके अंदर कुछ मसाइल हैं। टोटल ओवरहेड वेरिएंसेस में द ओवरहेड वेरिएंस इज जनरली एनालाइज थ्रू प्राइस वेरिएंस एंड क्वांटिटी वेरिएंस, जैसा कि हम लेबर के अंदर या मटेरियल के अंदर बात कर चुके हैं। वेरिएंसेस के अंदर प्राइस फैक्टर को और क्वांटिटी और टाइम फैक्टर को लाजमी तौर पे एक मतलब बेसिक मेजर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। नंबर वन, ओवरहेड कंट्रोलेबल वेरिएंस, इसको हम प्राइस वेरिएंस का नाम भी देते हैं, शोज़ वेदर ओवरहेड कॉस्ट आर इफ़ेक्टिवली कंट्रोल्ड,
यानी अगर हम कंट्रोलेबल वेरिएंस को एक ख़ास हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमने कॉस्ट को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर लिया। लेकिन अगर इसके पैरामीटर्स को अच्छे तरीके से आप कंट्रोल ना कर सकें तो फिर ये कॉस्ट आपके लिए एडवर्स हो जाती है। इसी तरह दूसरी मेजर है ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। इसको हम क्वांटिटी वेरिएंस का नाम भी दे सकते हैं। रिलेट्स टू वेदर द फिक्स कॉस्ट वर अंडर आर ओवर अप्लाइड ड्यूरिंग द ईयर। यानी ये इस चीज़ की वजाहत करेगी कि हमने जो कॉस्ट एब्जॉर्ब की है वो कितनी है, और जिस कॉस्ट को हमने प्लान किया था कि इतनी एब्जॉर्ब होनी चाहिए, कि जिसको अप्लाइड कॉस्ट का नाम दिया जाता है, वो कैलकुलेट करते हैं और इनको कंपेयर करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है ये ज़्यादा अप्लाई हो गई है या कम अप्लाई हो गई है या फेयरली अप्लाई हो गई है। ये जो फेयरली अप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। रिपोर्टिंग वेरिएंसेस, यानी जब हमने तीनों एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लिए, और स्टूडेंट ये चीज़ याद रखने की है कि हमने हर एक मेजर के लिए 2 से 3 जो वेरिएंसेस कैलकुलेट किए हैं। जैसा कि मैं फिर वजाहत कर देता हूँ कि प्राइस के हमने लेबर प्राइस वेरिएंस और लेबर हमने मटेरियल के लिए हमने मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट किए। इसी तरह अगर हम लेबर की बात करते हैं तो लेबर के अंदर हमने रेट वेरिएंसेस कैलकुलेट किए और लेबर एफिशिएंसी की बात की कि हाउ इफ़ेक्टिव द लेबर इज़। और इसी तरह जब हम एफर्ट की बात करते हैं उसके अंदर भी हमने कंट्रोलेबल या वॉल्यूम वेरिएंस की बात की, हमने एक्सपेंडिचर वेरिएंस की बात की कि अखराजात को वेरिएबल एफर्ट्स के पॉइंट से किस लेवल तक रखने की और कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। जब तमाम एलिमेंट्स और कॉस्ट के वेरिएंसेस आया, वेदर वो एडवांटेजियस हों या डिसएडवांटेजियस हों, अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर उन तमाम चीज़ों के वेरिएंसेस को एक रिपोर्ट की सूरत में एक्सप्लेन करने की या उसको प्रेजेंट करने की ज़रूरत होती है। तो अब हम इसी की बात करेंगे। ऑल वेरिएंसेस शुड बी रिपोर्टेड टू द अप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एज सुन एज पॉसिबल। जैसे ही आप वेरिएंस एनालिसिस कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसकी रिपोर्ट बना के रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी को जमा करवा दी जाती है। द फॉर्म, कंटेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएंसेस रिपोर्ट्स वेरी कंसिडरेबली भी अमंग कंपनीज। यानी अगर हम फार्म इसकी किस्म की बात करते हैं, इसके अज्जा की बात करते हैं या इसके इस्तेमालात की बात करते हैं तो इसकी जो फिगर्स हैं या इसकी डिजिट्स जो हैं ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, फर्म टू फर्म चेंज होती हैं। नंबर 3, फैसिलिटेट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। यानी इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने में मदद मिलती है कि मैनेजमेंट जो है वो तमाम चीज़ों को अकाउंट फॉर करेगी, किसी चीज़ को इस्तिस्ना हासिल नहीं होता। टॉप मैनेजमेंट नॉर्मली लुक्स फॉर सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस। टॉप मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है इस चीज़ के मतलब जांचने में कि हमने जितने भी वेरिएंसेस कैलकुलेट किए हैं आया वो हमारे फेवर में है या नहीं है। जब हम इसके पैरामीटर्स की बात कर ली कि रिपोर्ट हमने बनानी है, उसके क्या पर्पसेस हो सकते हैं या हमें किस किस मानों में वो रिपोर्ट सर्व कर सकती है, तो अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएंसेस कि जब हम वेरिएंसेस को रिपोर्ट करना चाहें अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर तो कैसे कर सकते हैं। पहले हम इसकी वजाहत कर देते हैं। इन इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर मैनेजमेंट अंडर अ स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। यानी जब हम इनकम स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के तहत इसको प्रिपेयर किया जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज स्टेटेड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो इस सूरत में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को भी एक स्टैंडर्ड या स्टेटेड कॉस्ट के ऊपर रिपोर्ट कर दिया जाता है। एंड द वेरिएंसेस आर डिस्क्लोज सेपरेटली। जबकि जो वेरिएंसेस हमने हाईलाइट किए होते हैं उनको भी रिपोर्ट देनी होती है। तो स्टूडेंट आपके सामने मैं एक बनी हुई इनकम स्टेटमेंट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जैसा कि सही लिखी हुई है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इसमें से माइनस कर दिया तो आपके पास क्रॉस प्रॉफिट 18,000 आ गया। अब जितने भी वेरिएंसेस हमने कैलकुलेट किए होते हैं, ये जो रेड कलर का एरिया आपको नज़र आ रहा है, जैसे मटेरियल प्राइस वेरिएंस अगर यहाँ पे 420 यानी ओपन लिखा हुआ है तो ये अंडर अप्लाइड है। इसी तरह मटेरियल क्वांटिटी 600 है, ये भी अंडर अप्लाइड है क्योंकि ओपन है। लेबर प्राइस जो है ये ओवर अप्लाइड है तो इसको हम कह सकते हैं ये ओवर अप्लाइड है तो इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसी तरह लेबर क्वांटिटी है ये 1000 है और ये भी अंडर अप्लाइड की वजह से इसको ओपन लिखा हुआ है। इसी तरह से
ओवरहेड का हमने टोटल वेरिएंस दिया हुआ है, यानी हमने कंट्रोलेबल वेरिएंस या वॉल्यूम वेरिएंस की बात की थी। उन दोनों को नेट ऑफ सेट ऑफ करके यहाँ पे शो किया गया। चूँकि ये ओपन है तो ये अंडरप्लाइड है। अगर हम इन तमाम फिगर्स को नेट ऑफ या एडजस्ट कर दें तो ये 2500 जो है ये वेरिएंस अनफेवरेबल का फैक्टर आ रहा है। क्यों अनफेवरेबल है? क्योंकि ये सारे के सारे अंडरप्लाइड हैं, जो ओवरप्लाइड थे इसमें से माइनस हो चुके हैं। जब हम इसको 18,000 ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे 2500 को, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअल आ जाएगा 15,500। और फिर जब हम इसी में से अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट इनकम कैलकुलेट हो जाती है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लेक्चर के इंट्रो में बात की कि हमने आज के लेक्चर में दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने थे, एक वेरिएंसेस को और एक बैलेंस स्कोर कार्ड को। चूँकि वेरिएंसेस को हमने तमाम एलिमेंट वाइज डिस्कस कर लिया, उसके रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को भी डिस्कस कर लिया, तो अब हम बात करते हैं कि बैलेंस स्कोर कार्ड क्या चीज़ है। द बैलेंस स्कोर कार्ड इनकॉर्पोरेट्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर्स इन एन इंटीग्रेटेड सिस्टम, यानी वो तमाम निज़ाम जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसके अंदर बैलेंस स्कोर कार्ड आपके लिए फ़ाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मेजर्स की वजाहत करता है कि जिनकी बुनियाद पे ये टेबल या बैलेंस स्कोर कार्ड जो है आप मेंटेन करते हैं। दैट लिंक्स परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंपनी स्ट्रेटेजिक गोल्स, यानी कंपनी ने जो अपने स्ट्रेटजिक गोल्स तरतीब दिए होते हैं उसके मुताबिक ही आप अपनी परफॉर्मेंस की जो मेजर्स है वो डिसाइड करते हैं, टाइमिंग डिसाइड करते हैं। उन तमाम फैक्टर्स की वजाहत की जाती है जो कंपनी की एफिशिएंसी को प्रमोट करने का बायस बन सकते हैं। द बैलेंस स्कोर कार्ड एवेल्यूएट्स कंपनी परफॉर्मेंस फ्रॉम अ सीरीज ऑफ पर्सपेक्टिव्स, यानी बैलेंस स्कोर कार्ड उन तमाम अवामल की, उन तमाम पैरामीटर्स की वजाहत करता है कि जिसकी वजह से आप किसी आर्गेनाइजेशन की वर्किंग परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। द फोर मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड पर्सपेक्टिव्स आर एज फॉलोज। अमूमी तौर पे वर्ल्ड वाइड ये चार पर्सपेक्ट जो हैं इस्तेमाल होते हैं ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट भी कर सकें और इसको इम्प्रूव भी कर सकें, जिसके अंदर फाइनेंशियल मेजर्स होते हैं। इसी तरह फिर कस्टमर की तरफ से कुछ डेटा लिया जाता है। नंबर 3 इंटरनल प्रोसेसेस, यानी जितना भी आपका अंदरूनी निज़ाम होता है जो कि मशीन बेस्ड भी हो सकता है या ऑटोमेटेड प्रोसेस के तहत काम करता है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट है लर्निंग एंड ग्रोथ। ज़ाहिर सी बात है कि जब हम अपने तजर्बात से सीखते हैं तो इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हो। जब इम्प्रूवमेंट आती है तो कॉस्ट कंट्रोल हो जाती है, रेवेन्यू बढ़ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हम ग्रोथ फेज़ की तरफ जा रहे हैं। इन समरी बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है? द बैलेंस्ड स्कोर कार्ड डज द फॉलोइंग, यानी बैलेंस स्कोर कार्ड इन तमाम अवामल की वजाहत करता है। नंबर 1 एम्प्लॉयज़ बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर्स, यानी वो तमाम मेजर का जिसको हम कंपनी परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर मॉनिटरी टर्म भी हो सकती हैं और नॉन मॉनिटरी टर्म्स भी हो सकती हैं। नंबर 2 creates linkages so that high level corporate goals can be communicated all the way down to the shop floor, यानी इस चीज़ को भी मुमकिन बनाया जाता है कि जितने भी आपने गोल सेट किए हैं, स्टैंडर्ड सेट किए हैं, उनको आपने कैसे इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना है ताकि जितने भी आपके टीम मेंबर या ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स मौजूद हैं उन तक ये इंस्ट्रक्शन पहुंच जाएं और वो अपने अपने हिस्से के कामों को, एक्टिविटीज़ को या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करना शुरू कर दें। नंबर 3 प्रोवाइड मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स, यानी ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं कि जिनकी पैमाइश या जिनको जांचना मुमकिन होता है, आसान होता है। फॉर सच नॉन फाइनेंशियल मेजर्स एज प्रोडक्ट क्वालिटी, इसी तरह ऐसी चीज़ के जिनको मेजर तो नहीं किया जा सकता है लेकिन उसको महसूस ज़रूर किया जा सकता है, जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी है, रादर दैन वैग्यू स्टेटमेंट सच एज वी वुड लाइक टू इम्प्रूव क्वालिटी। और इसके अंदर जब हम किसी प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करते हैं तो हम उस प्रोडक्ट क्वालिटी को फ़िज़िकली ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं। हमें इस स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे या क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेंगे। तो ये माजी की बात नहीं, ये फ्यूचर की बात है।
जबकि करंटली जब हम चीज़ खरीदते हैं तो हम करंट क्वालिटी और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स को लाजमी तौर पे मद्देनज़र रखते हैं। और लास्ट है, इंटीग्रेट्स ऑल ऑफ द कंपनीज गोल इनटू अ सिंगल परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम, यानी आप इस तमाम चीज़ों को एक सिंगल प्रोसेस या परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम के साथ अटैच कर देते हैं ताकि अपने काम के मेजर्स को अडॉप्ट करके वो कंपनी की परफॉर्मेंस या उस ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी को एक्सप्लेन कर सकें, सो दैट एन इनअप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वेट विल नॉट बी प्लेस्ड ऑन एनी सिंगल गोल। यानी तमाम चीज़ों को जो वे डिज़ाइन किए जाते हैं वो उनके रोल और उनकी अहमियत, उनकी ड्यूरेबिलिटी की बुनियाद पे होते हैं। तो अगर एक दफ़ा आप उसको सेट कर देते हैं तो फिर आप किसी भी चीज़ या किसी भी एक्टिविटी की परफॉर्मेंस को बेहतर अंदाज में कैलकुलेट कर सकते हैं, एवेल्यूएट कर सकते हैं और उसका तज्जिया कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा जो बेसिक डिस्कशन वेरिएंस एनालिसिस पे है, लेक्चर नंबर 13 पार्ट ए ख़त्म हुआ। लेक्चर नंबर 13 पार्ट बी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।